तो हमारे साथ जुड़ रही हैं इकरा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर जी। अदिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। आज हम बात करेंगे इंडियन जीडीपी पे। मैडम, जैसा कि हमने देखा कि जो फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी था 20.1%, एक खुद में ही रिकॉर्ड था। लाइक 20.1% ग्रोथ कंपेयर टू ग्लोबल इकोनॉमीज। बट इसको यदि हम कंपेयर करें कि लास्ट ईयर सेम पीरियड में जो डिग्रोथ हुआ था 24.4% का, तो आर वी एक्चुअली ग्रोइंग? नहीं, ग्रोथ तो नहीं है। अगर हम 2 साल पहले के कंपैरिजन में जो प्री कोविड लेवल है उससे अगर हम Q1 FY22 को की तुलना करें तो इंडियन जीडीपी 9% कम था। और ये आपके सेकेंड कोविड वेव का इम्पैक्ट है। पिछले साल बहुत सिवियर लॉकडाउन करना पड़ा था फर्स्ट वेव के होते हुए, और इस वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन हुई थी उसके लो बेस ने हमें एक ऊपर सरफेस पे तो रिकॉर्ड हाई ग्रोथ Q1 FY22 में दे दी है, लेकिन एक्चुअली ये एक मीनिंगफुल कंपैरिजन नहीं है। इसलिए हमारे हिसाब से तो बेटर यही है कि जो प्री कोविड लेवल है उससे कंपेयर किया जाए। और ये बताता है कि जीडीपी 9% कम रहा प्री कोविड लेवल से, जो हमारे ओपिनियन में ज्यादा क्लियरली इम्पैक्ट सेकेंड वेव का दर्शाता है। मैम, इकरा एज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आपने क्या एंटिसिपेट किया था जीडीपी? इज इट इन लाइन विद योर एक्सपेक्टेशन? बिल्कुल, हमने 20% जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट करी थी, और जो एनएसओ ने फिगर रखा है वो 20.1% है। तो जीडीपी का एक्सपेंशन एग्जैक्टली हमारे अनुमान के मुताबिक आया है, तो कोई सरप्राइजेस नहीं है। और कोई इसमें ओपिनियन की बात नहीं है। सेकेंड वेव तो हुई थी ना, उससे स्टेट वाइज रिस्ट्रिक्शंस तो हुए थे, तो उनका इम्पैक्ट अलग सेक्टर्स पे अलग अलग मात्रा में हमें देखने को मिला है। अगेन, अगर मैं प्री कोविड लेवल से कंपेयर करूं तो काफी सेक्टर्स में रिकवरी काफी हद तक हो चुकी है। 1 से 5% की डिग्रोथ है काफी सारे प्रोडक्टिव सेक्टर्स में। 2 सेक्टर्स हैं जिन्होंने प्री कोविड लेवल से बेहतर परफॉर्मेंस करी है, वो है एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन 2 सेक्टर्स हैं जहां अभी भी बहुत ज्यादा गैप है प्री कोविड लेवल से। एक है कंस्ट्रक्शन, जिसका जीवीए प्री कोविड लेवल से 15% कम है, और दूसरा है ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, ऐसे वाले जो सर्विसेज होते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट 30% कम है अभी भी प्री कोविड लेवल से जीवीए। और ये तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव पार्ट है इकोनॉमी का, तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। हमें पता है कि कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स जो हैं उसमें अभी भी लोग काफी डर रहे हैं सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो नेचुरली है कि फिर इस सेक्टर में इतना कॉन्ट्रैक्शन प्री कोविड लेवल से हमें देखने को मिलेगा। दूसरी बात रही कंस्ट्रक्शन की, जहां अगेन सेकेंड सर्ज के होते हुए स्टेट लेवल रिस्ट्रिक्शंस जो थे उनमें इस बार कम से कम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कंडीशंस के साथ परमिट तो किया गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा तो डिमांड पे असर आता है ना, जब सेकेंड वेव चल रही थी और इतने लोग बीमार थे। कॉर्पोरेट्स के भी जो प्लान्स थे वो थोड़े डेफर हुए। तो हाल ही है कि थोड़ा तो इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे भी आया है, लेकिन आगे जाके हमारा यही एक्सपेक्टेशन है कि ये अभी जो चल रहा है क्वार्टर, उसमें काफी सेक्टर्स प्री कोविड लेवल से बेहतर हो जाएंगे। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव अभी भी थोड़ा लैग करेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल जीडीपी इस क्वार्टर का Q2 FY20 से थोड़ा सा कम होगा। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल में हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स प्री कोविड लेवल से बेहतर होने चाहिए, और ओवरऑल जीडीपी सरपास कर जाएगा H2 FY20 को। दैट मीन्स ओवरऑल आपका बोलने का ये मतलब है कि इस कोविड के वजह से 2 साल हम गवा देंगे इन टर्म्स ऑफ रीचिंग टू द प्लेस वेयर वी वर बिफोर। जी, लग तो यही रहा है। अभी जिस तरह से हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं सेकेंड हाफ की पिकअप की, उसमें अगर हम पूरा साल को एज अ होल देखें तो वो प्री कोविड लेवल के आसपास ही आके बैठेगा। तो इट इज फेयर टू से दैट इट्स 2 years ऑफ लॉस्ट ग्रोथ बिकॉज ऑफ कोविड। सो गोइंग फॉरवर्ड, आपका जो एस्टिमेशन है कि वी विल लाइक द कमिंग नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस करंट फिस्कल बेहतर आप प्रोजेक्ट कर रही हैं, हाउ डू यू फोरसी द थर्ड वेव कमिंग एंड आवर प्रिपेयर्डनेस? हम कितने तैयार हैं थर्ड वेव के लिए? अगर जैसे कि वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सेकंड वेव जो कि अचानक आया एंड वी थॉट लाइक यॉर्निंग, तो थर्ड वेव यदि आ जाता है तो उसमें
वेयर विल बी, हमारा क्या पोजीशन है उसके लिए? तो आपने जो भी फोरकास्टिंग किया है या इकरा का जो भी फोरकास्ट है, डज दैट फैक्टर इन द थर्ड वेव? देखिए, थर्ड वेव के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वो हमने अपने बेसलाइन में फोकस नहीं किया है। हमारा बेसलाइन एक्सपेक्टेशन है कि पूरे साल का जीडीपी 8.5% YOY बेसिस पे ग्रो करेगा। अगर वैक्सीनेशन की एक्सेलरेटेड पेस कंटिन्यू होती है, पिछले हफ्ते 10 दिन में हमने बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखी है वैक्सीनेशन पे, अगर ये कंटिन्यू होता है तो 9.5% पे भी इस साल की ग्रोथ जा सकती है, क्योंकि जितनी जल्दी वैक्सीनेशन का स्प्रेड होगा उतनी जल्दी कॉन्फिडेंस वापस आएगा इकोनॉमी में, और लोग कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज जिनको अभी लोग शन कर रहे हैं वो इतना डरेंगे नहीं, और इसलिए हम एक बैक एंडेड पिकअप देख सकते हैं। डाउन साइड की अगर बात करें तो मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी। एक तो है कि क्या टाइमिंग रहेगी थर्ड वेव की, वो इस क्वार्टर में आएगी, अगले क्वार्टर में आएगी, फोर्थ क्वार्टर में आएगी, ये मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ बोलने के लिए कि क्या टाइमिंग रहेगी थर्ड वेव की। सेकेंडली, सिवेरिटी कितनी होगी। अब देखिए, जो सिचुएशन अप्रैल मई में थी तब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया था, लेकिन बहुत ही अर्ली स्टेजेस में था और बहुत ही कम कवरेज थी उस समय, सिंगल डिजिट में कवरेज थी फर्स्ट शॉट की भी। अगर जैसे कि हम अभी तुलना लगा रहे हैं, अगर करंट पेस वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन की कवर हो सकती है तो 50% से ज्यादा लोगों को सेकेंड शॉट भी लग सकता है दिसंबर तक, और थोड़ा अगर बढ़ाया जाए तो 70% तक भी हम कवर कर सकते हैं। तो क्या पोजीशन रहेगी वैक्सीनेशन कवरेज की उस समय जब थर्ड वेव हिट होती है, इससे थर्ड वेव की सिवेरिटी पे बहुत इम्पैक्ट होगा। तीसरी बात ये रही कि क्या नए वेरिएंट्स आएंगे जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होती हैं कि नहीं होती हैं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। तो अगर बट ये एक रिस्क है जो हमें हम जिसको डिस्काउंट नहीं कर सकते, कि हो सकता है ऐसे नए वेरिएंट्स आए जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स जिनके अगेंस्ट इफेक्टिव ना हो सके। करेक्ट मैम, तो एंटिसिपेटिंग कि थर्ड वेव आएगा या नहीं आएगा इसका आपने फोकस में लिया नहीं, बट थर्ड जो हमारा अपकमिंग जीडीपी आने वाला है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट वुड बी ट्रिगर्स फॉर द जीडीपी, व्हिच ऑफ द सेक्टर्स डू यू फोरसी एज अ ट्रिगर? देखिए, अगर हम करंट क्वार्टर की बात करें, Q2 की बात करें, जिसका जीडीपी फिगर हमारे पास नवंबर एंड में आएगा, 2 महीने तो हो चुके हैं, 2 महीने का तो जो सिचुएशन है वो लगभग हमारे सामने ही है। एग्रीकल्चर में हमारा मॉनसून, या अगर आप ओवरऑल रेनफॉल ले लें तो रेनफॉल मई और जून में बहुत हैवी थी। उसके बाद जुलाई और अगस्त में मॉनसून काफी डिफिशिएंट रही है। जो सोइंग है खरीफ क्रॉप्स की वो लेट हुई है इस बार, और पिछले साल के रिकॉर्ड हाई को अभी भी थोड़ा बहुत ट्रेल कर रही है। जिस तरह की अनइवन मॉनसून हुई है, इट्स नॉट ग्रेट फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी बात, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में हमने जो देखा है कि रेजर्वोयर लेवल्स अब पिछले साल और पिछले साल से काफी कम, काफी ज्यादा गैप निकल आया है इस साल के रेजर्वोयर लेवल्स में पिछले 2 साल के कंपैरिजन में। तो ये एक पॉइंट है जिसको हमको बहुत ही केयरफुली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे आने वाले रबी क्रॉप के लिए ये एक अच्छा साइन नहीं है। तो एग्रीकल्चरल आउटपुट की ग्रोथ मेरे हिसाब से इस क्वार्टर में और अगले 2 क्वार्टर्स में काफी मॉडेस्ट रहेगी। अभी हमने अपने मॉडल में 2% एग्रीकल्चरल ग्रोथ Q2, Q3 और Q4 के लिए ली हुई है। लेकिन क्योंकि MSPs बढ़ाए गए हैं और एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अच्छी से होगी, तो रूरल डिमांड जो है वो लगभग रिजिलियंट रहेगी। नॉन फार्म डिमांड धीरे धीरे वापस आएगी। पिछला जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे था आरबीआई का, वो तो बहुत ज्यादा आशाजनक नहीं था। ऑलमोस्ट फ्लैट ही सिचुएशन थी जुलाई में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की, मई के लेवल पे जो एक ऑल टाइम लो था। तो धीरे धीरे बाकी डिमांड इकोनॉमी में वापस आएगी, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो जुलाई और अगस्त के अभी तक हमारे सामने हैं, उनमें मोस्टली एक पॉजिटिव पिक्चर आ रही है। तो हमें तो अभी ब्रॉडली यही एक्सपेक्टेशन है कि Q2 जो अभी चल रहा है क्वार्टर, उसमें 7.8 से 8.8% तक की YOY ग्रोथ आएगी, और मोस्ट सेक्टर्स का GVA प्री कोविड लेवल को क्रॉस कर जाएगा, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव के अलावा। जी, वेरी
मैम यदि एग्रीकल्चर की बात करें तो पिछले साल भी अप्रैल मई जून का एग्रीकल्चर जो भी ग्रोथ था, वी ग्रोथ एट ऑलमोस्ट सिमिलर पेस दिस क्वार्टर आल्सो, दिस क्वार्टर ऑफ द फिस्कल आल्सो वी, एंड काफी सेम रहा है। लेकिन ये आप कहना चाह रही हैं कि कमिंग क्वार्टर्स मे नॉट बी दैट गुड फॉर एग्रीकल्चर। लास्ट ईयर खरीफ और रबी क्रॉप दोनों बहुत ही उम्दा थे, और अभी जो रबी का हार्वेस्ट पहले क्वार्टर में हुआ, उससे हमने देखा कि Q1 की जीवीए ग्रोथ एग्रीकल्चर की भी 4.5% पे थी। लेकिन अब जो आगे करंट जो खरीफ क्रॉप चल रहा है और आने वाला रबी क्रॉप, मेरे हिसाब से जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन मॉनसून की इस बार रही है बहुत ही अनइवन रही है, और ये एक बहुत अच्छा साइन नहीं है क्रॉप यील्ड्स के लिए। दूसरी बात, जो सोइंग है वो पिछले साल के रिकॉर्ड हाई लेवल से अभी भी थोड़ी कम ही है। जो लास्ट हफ्ते तक हमने जो डेटा खरीफ सोइंग का देखा था, वो अभी भी थोड़ा ट्रेल कर रहा था पिछले साल के रिकॉर्ड हाई लेवल को। तो फ्रॉम एकरेज पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द रेनफॉल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिनेरियो तो नहीं बन रहा। तो हम एक बेसलाइन एक्सपेक्टेशन यही रख रहे हैं कि इस बार एग्रीकल्चरल जीवीए की ग्रोथ अगले 3 क्वार्टर्स में 2% के आसपास होगी, तो पिछले साल से थोड़ी कम रहेगी। But overall, if we see coming quarter में we will overtake the pre-COVID levels in most of the sectors जो पहले हम थे वहाँ पे हम आके पहुंचेंगे। मैम बिल्कुल, H2 में हमारा यही एक्सपेक्टेशन है। जी मैम, जिस तेजी से हमारा वैक्सीनेशन हो रहा है, आनंद महिंद्रा ने कहा कि हर 3 दिन में हम एक ऑस्ट्रेलिया को वैक्सीन लगा रहे हैं। इट इज लाइक इक्विवेलेंट टू दैट स्केल दैट वी आर गोइंग इन। तो एट इफ यू हैव टू फैक्टर इन वैक्सीनेशन, तो उस हिसाब से हमारी इकोनॉमी पे क्या असर रहेगा? तो हमारा यही अनुमान है कि अगर वैक्सीनेशन की कवरेज इसी पेस पे बढ़ती जाती है और थर्ड वेव सिवियर नहीं होती, तो 9.5% पे इस साल का पूरे साल का जीडीपी ग्रोथ जा सकता है। मैम, जब हमने इस साल की स्टार्टिंग की थी अराउंड फेब मार्च में, जब हमने आपसे बात किया था, तब आपका प्रोजेक्शन करीब 12% का था, एंड सिमिलर इट केम फ्रॉम वर्ल्ड बैंक आल्सो एट दैट बिफोर बजट के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। तो उस टाइम से फिर वो सेकेंड वेव आया एंड इट हैज कम डाउन टू नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट 8.5 to 9%। तो यदि थर्ड वेव आई थिंक उस आता है समय तो हमारा अनुमान 10.5-11% का था, 12% का तो आई थिंक नहीं था। या 12% वाज द वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन था। जो आईएमएफ का डेटा आया था उस टाइम में उन्होंने 12% रखा था, आपने 11.5 रखा था। तो अभी थर्ड वेव आके यदि आता है तो फर्दर इसको रिवाइज होने का चांसेस है? देखिए, वो प्योरली इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, थर्ड वेव कब आती है, Q2 में आती है, Q3 में आती है, Q4 में आती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट। सेकेंडली, उसकी सिवेरिटी कितनी होती है। अगर वैक्सीन का कवरेज अच्छे से हम एक्सपैंड कर सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट इंश्योरेंस है थर्ड वेव के अगेंस्ट। जी। तो अभी बोल पाना कि थर्ड वेव कितनी सिवियर होगी और उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना होगा, वो बहुत मुश्किल है। हर स्टेट में हम एक डिफरेंट पैटर्न देख रहे हैं कि कितनी वैक्सीन की कवरेज हो चुकी है। तो सबको सेम लेवल के रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगाने पड़ेंगे थर्ड वेव अगर आता है तो बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, इसलिए डाउनसाइड, थर्ड वेव का डाउनसाइड कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। अदिति जी, जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर का यू आर नॉट वेरी अपबीट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर इन द कमिंग क्वार्टर्स बिकॉज ऑफ अनइवन मॉनसून। तो इससे विल इट लीड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेंगे क्या? इन्फ्लेशन और बढ़ेगा क्या? ऑलरेडी वी आर लाइक इन्फ्लेशन ऑलरेडी वी आर सीइंग, आरबीआई का जो प्रोजेक्टेड है उसके अपर बैंड 6% के आसपास चल रहा है। तो क्या ये इन्फ्लेशन को फर्दर बढ़ावा देंगे? देखिए, वो क्रॉप बाय क्रॉप डिपेंड करेगा। जैसे कि सीरियल्स और पल्सेस के लिए हमें ज्यादा अभी कंसर्न नहीं है मॉनसून की वजह से, सीरियल और पल्सेस की इन्फ्लेशन के लिए। और ऑयल सीड्स और पल्सेस दोनों में जो गवर्नमेंट ने सप्लाई साइड मेजर्स लिए हैं उनसे ऑलरेडी थोड़ी प्राइसेस कम हो गई हैं, तो वहां पे भी थोड़ा एक रिलीफ आया है प्राइस प्रेशर्स की तरफ। वेजिटेबल्स थोड़े ज्यादा वल्नरेबल जनरली रहते हैं सप्लाई साइड इश्यूज को, जहां हम काफी बार देख लेते हैं कि एकदम से थोड़ा बहुत डिसरप्शन होता है और वेजिटेबल प्राइसेस में काफी उतार चढ़ाव आ जाता है। तो उसका वो एक हमको रिस्क माइंड में रखना पड़ेगा। बट ब्रॉडली अगर इकोनॉमी रिवाइव होगी, डिमांड रिवाइव होगी, तो डिमांड साइड प्रेशर्स तो इवेंचुअली इन्फ्लेशन में वापस आ जाएंगे। ग्लोबली हमने देखा है कि कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ी हुई हैं, और इंडिया में क्योंकि डिमांड सेकेंड वेव की वजह से थोड़ी थमी हुई थी, इसलिए काफी कंपनीज ने
मार्जिन्स पे प्रेशर लेकर प्राइसेस को नहीं बढ़ाया है। कुछ सेक्टर्स में तो बढ़ाना पड़ा है, लेकिन काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे अभी भी पूरी तरह से जो इनपुट प्राइस इंक्रीज है उसको पास थ्रू नहीं करा गया है। तो ये भी तो हमको माइंड में लेके रखना ही पड़ेगा कि जैसे डिमांड रिवाइव होगी, कंपनीज की प्राइसिंग प्रेशर भी वापस आएगी और उससे जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है उस पे थोड़ा अपवर्ड प्रेशर तो आएगा ही आएगा। जी, क्योंकि ऑलरेडी फ्यूल इन्फ्लेशन तो हमारे लिए ऑल टाइम हाई है। वी सी पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस दे आर ऑल लाइक क्रॉस 100 के अबव चल रहे हैं एंड इससे गवर्नमेंट का तो जो फ्यूल सब्सिडी बिल है वो काफी कम हो गया है। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम यूपीए के रिजिम में यूज्ड टू बी 1.67 लाख करोड़, जो कि अभी 3000 करोड़ फर्स्ट क्वार्टर में हुआ है। तो उससे हमें कोई राहत? Petrol and diesel में there is no subsidy now, so that regime has ended. Right. So that's what I'm saying कि government has like is saving on that much of money। जो पहले एक टाइम में हमारा fuel subsidy bill इतना हाई हुआ करता था, 1.67 लाख करोड़ का हुआ करता था, that is now just 3000 odd करोड़। में भी उसमें भी आप देखेंगे तो एलपीजी प्राइसेस जिस तेजी से बढ़े हैं उसमें भी सब्सिडी काफी कम हो गया है। अभी तो वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी आना बंद हो गए सरकार की तरफ से। तो ये फ्यूल इन्फ्लेशन तो ऑलरेडी है ही है और उसमें यदि फूड इन्फ्लेशन भी ऐड होगा तो इसका क्या असर पड़ेगा? हमारा अनुमान यही अभी दिखा रहा है कि जो हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन है वो 5 से 6% के बीच में स्टिकी रहेगी और इस साल का एवरेज 5.5 से 5.7% के आसपास रहेगा, जो एमपीसी के अपने एस्टिमेट के काफी क्लोज है। उनका एस्टिमेट 5.7% है। एंड ओवरऑल ऐसे कुछ महीने रहेंगे जहां इन्फ्लेशन फिर वो जो 6% का ऊपरी बैंड है उसको टेस्ट करेगा। तो अनइजीनेस तो बनी रहेगी इन्फ्लेशन की तरफ से ओवरऑल मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। और एक्सपेक्टेशन तो हमें यही है कि जितनी देर तक एमपीसी ग्रोथ को सपोर्ट कर पाएगी वो डेफिनेटली करेगी, लेकिन जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स डिमांड साइड की वजह से बढ़ने लग जाएंगे उस समय हमारा एक्सपेक्टेशन है कि पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन एमपीसी शुरू करेंगे। और अभी हमारा ब्रॉड एक्सपेक्टेशन ये है कि फरवरी 2022 की पॉलिसी में जो स्टांस है मॉनेटरी पॉलिसी उसको अकोमोडेटिव से न्यूट्रल बदला जाएगा और उसके बाद अगले वो पॉलिसीज में 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक हो सकता है। जी मैम, फेड का भी मीटिंग आने वाला है मिड सितंबर 2026 के दौरान, इसमें आपका क्या एक्सपेक्टेशंस है एंड हाउ इट इज गोइंग टू इंपैक्ट द इंडियन इकोनॉमी? फेड ने जिस तरह से बॉन्ड टेपरिंग को रेट हाइक से डीलिंग कर दिया है तो इंडियन इकोनॉमी और इंडियन रूपी के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। और हमने देखा है कि जब से ये फेड ने अनाउंस करा था 1-2 हफ्ते पहले, तब से इंडियन रूपी काफी अप्रिशिएट हो गया है। तो जो लिंगरिंग स्ट्रेस था वो काफी कम हो गया है। और दूसरी बात, जिस तरह के हमारे क्लोज टू रिकॉर्ड हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बने हुए हैं उससे 2013 का टेपर टेंट्रम का चांस बहुत कम हो जाता है। तो ये एक सबसे अच्छा, अगेन मैं वही वर्ड यूज करूंगी, इंश्योरेंस है अगेंस्ट टेपर टेंट्रम। ये जो 610-615 बिलियन के जो हमारे डॉलर के जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। मैम, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा। हम देख रहे हैं कि इंडियन जो मार्केट्स है टुडे इट आल्सो टच्ड अ न्यू हाई 57,000 58,000 के, मतलब बढ़ता ही जा रहा है। एंड देयर इज द इकोनॉमी की हम बात करें तो इकोनॉमी वी सी दैट इकोनॉमी from the March we predicted around 12%, so now our expectation is around 9%. The economy is going on the downside and the market is going on the upside. There is no connect between the two. तो ऐसा क्यों हो रहा है? No market question. Okay मैम, okay. अदिति जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for explaining us all the GDP data points in a very lucid way. हमारे दर्शकों को इससे काफी फायदा होगा एंड हम आपसे और भी जीडीपी का क्वेश्चंस के लिए आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।